द्वितीय विश्व युद्ध का वक्त सोचे और एक ऐसे जासूस की कल्पना कीजिए जिसने दुनिया की पांच बड़ी ताकतों को एक साथ सालों तक धोखा दिया हो। ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, इटली, जापान, सब। सुनने में फिल्मी लगता है बिल्कुल। हाँ, पर ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है भगत राम तलवार की, जिन्हें खुफिया दुनिया में कोड ने मिला था सिल्वर। आज हम उन्हीं भगत राम तलवार की हैरत अंगेज जिंदगी पर बात करेंगे। हमारे पास मिहिर बोस और अनुज मिश्र की किताबें हैं, कुछ लेख हैं, दस्तावेज भी हैं, तो कोशिश करेंगे कि इस गुमनाम सी शख्सियत की कहानी को परत दर परत समझें। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक जासूसी की कहानी नहीं है। इसमें भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, वर्ल्ड वॉर की पॉलिटिक्स है, वफादारी के कई रंग है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भगत राम तलवार जन्म हुआ 1908 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, जो अब पाकिस्तान में है। एक संपन्न पंजाबी आर्य समाजी परिवार था उनका। और दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता गुरदास राम तलवार वो शुरू में अंग्रेजों के कह सकते हैं कि दोस्त थे। अच्छा, फिर क्या बदला? जालियांवाला बाग 1919 का वो नरसंहार, उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। वो अंग्रेजों के पक्के विरोधी बन गए। तो परिवार में ही वो माहौल था। और फिर उनके बड़े भाई हरिकिशन तलवार, वो तो क्रांतिकारी थे। हाँ, बहुत जोशीले क्रांतिकारी। दिसंबर 1930 में उन्होंने पंजाब के गवर्नर सर जेफरी डी मोंटमोरेंसी पर गोली चलाई थी। गवर्नर बच गए थे, लेकिन हरिकिशन पकड़े गए। हाँ, और 9 जून 1931 को उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। कहते हैं कि फांसी से पहले उनके पिता जब मिले तो कहा था कि बेटा, देश के लिए मरना अमर होना है, तलवारों के नाम पर आंच मत आने देना। इस घटना ने तो भगत राम पर बहुत गहरा असर डाला होगा। जाहिर है, वो पूरी तरह से सक्रिय हो गए। पहले खान अब्दुल गफ्फार खान के खुदाई खिदमतगार आंदोलन से जुड़े, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। और फिर पंजाब की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कीर्ति किसान पार्टी, उसके एक अहम सदस्य बन गए। कुछ स्रोत लाहौर के क्रांतिकारियों रामकृष्ण और धनवंतरी को उनका गुरु भी बताते हैं। कहीं कहीं जिक्र है कि उन्हें भाई की गिरफ्तारी से पहले किसी मामले में 11 साल जेल भी हुई थी, पर यह बात थोड़ी साफ नहीं है। हाँ, पूरी तरह पुष्ट नहीं है। पर यहीं से उनकी जिंदगी का वो मोड़ आता है जो उन्हें सीधे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़ देता है। नेताजी का महानिष्क्रमण, जनवरी 1941 की बात है ये। बिल्कुल। नेताजी कलकत्ता में नजरबंद थे, अंग्रेजों की सख्त पहरेदारी, और उन्होंने वहां से भागने का प्लान बनाया, अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते यूरोप जाने का। मकसद था धुरी राष्ट्रों से, मतलब जर्मनी, इटली से भारत की आजादी के लिए मदद लेना। हाँ, तो नेताजी ने यह प्लान बताया सरदार निरंजन सिंह तालिब को, जो देश दर्पण अखबार के संपादक थे। तालिब ने संपर्क किया अक्षर सिंह चीना से। वो अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट नेता थे कीर्ति किसान पार्टी के। और पार्टी ने इस मिशन के लिए चुना भगत राम तलवार को। जी, पर तलवार को ही क्यों? क्या खास था उनमें? कई वजह थी। एक तो वो उसी इलाके के थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, चप्पा चप्पा जानते थे जी। दूसरा, कबीला इलाकों में उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे जो बॉर्डर पार करने के लिए जरूरी थे। और तीसरा, उन्हें ऐसे खुफिया कामों का पहले भी तजुर्बा था। पार्टी को उस पर पूरा भरोसा था। तो फिर 21 जनवरी 1941 को पेशावर में उनकी मुलाकात हुई नेताजी से। कहते हैं नेताजी सोच रहे थे कोई लंबा चौड़ा रौबदार पठान आएगा। हाँ, पर तलवार तो दुबले पतले शर्मीले से थे। नेताजी थोड़ा चौंके जरूर, लेकिन जल्दी समझ गए होंगे कि ये आदमी काम का है। बिल्कुल। तो पहचान बदली गई। नेताजी बने एक गूंगे बहरे पठान मुस्लिम तीर्थयात्री मोहम्मद जियाउद्दीन, और तलवार बने उनके भतीजे और गाइड रहमत खान। और फिर शुरू हुआ वो खतरनाक सफर, पेशावर से काबुल, पैदल, कभी ट्रक पर, कभी तांगे से। रास्ता भी बहुत घुमावदार था। पेशावर से जमरूद, फिर खजूरी मैदान, अफरीदी कबीलों का इलाका, जलालाबाद, अड्डा शरीफ। मुश्किलों भरा सफर था। कई दिनों बाद वो काबुल पहुंचे। पहुंचना ही बड़ी बात थी। हाँ, पहुंचना तो एक पड़ाव था, पर असली मुश्किल तो अब थी। काबुल से निकले कैसे? कोई पासपोर्ट नहीं, वीजा नहीं, पकड़े गए तो सब खत्म। और यही तलवार ने, रहमत खान ने कमाल दिखाया। हाँ, 22 फरवरी को वो पहुंच गए काबुल में इटली के दूतावास। सिर पर कराकुली टोपी, लंबा सा कुर्ता, बिल्कुल पठान, और सीधे राजदूत पियत्रो क्वारूनी से मिलने की जिद की। क्वारूनी हैरान हुए होंगे कि हाँ, कौन आ गया। जरूर। पर जब तलवार ने अकेले में अपनी असलियत बताई, नेताजी के बारे में बताया, उनके मिशन के बारे में, तो क्वारूनी की दिलचस्पी बढ़ी। इटली तो वैसे भी ब्रिटेन के खिलाफ था। तो उन्होंने मदद की। हाँ, रिस्क लिया।
एक इतालवी राजनयिक ऑरलैंडो मज़ोट्टा के नाम पर जाली पासपोर्ट और वीज़ा तैयार करवाया, और उसी पासपोर्ट पर नेताजी पहले मॉस्को गए और फिर अप्रैल 1941 में बर्लिन पहुंच गए। नेताजी तो निकल गए, लेकिन भगत राम तलवार उर्फ रहमत खान, उनका क्या? उनकी कहानी का तो अब दूसरा और शायद सबसे हैरत अंगेज हिस्सा शुरू हुआ, एक इंटरनेशनल जासूस का सफर। अच्छा? हाँ, नेताजी को जिस तरह उन्होंने निकाला था, उससे जर्मन और इटालियन बहुत इंप्रेस हुए। उन्हें लगा कि ये आदमी भारत में उनके बहुत काम आ सकता है, अंग्रेजों के खिलाफ जानकारी दे सकता है। और नाजियों ने तो उन पे काफी भरोसा किया फिर। बहुत ज्यादा। उन्हें बाकायदा जर्मनी बुलाकर जासूसी की ट्रेनिंग दी गई, एक पावरफुल रेडियो ट्रांसमीटर दिया गया जिससे वो सीधे बर्लिन से बात कर सकें। और पैसा तो पानी की तरह बहाया। कहते हैं आज के हिसाब से कोई 25 करोड़ रुपए के बराबर रकम उन्हें मिली होगी। 25 करोड़? और उन्हें आयरन क्रॉस भी दिया गया, जर्मनी का मिलिट्री सम्मान। हाँ, आयरन क्रॉस भी मिला। जर्मन पूरी तरह मुतमईन थे कि तलवार उनके वफादार हैं और भारत से एकदम सच्ची खुफिया जानकारी भेज रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट था। बिल्कुल, असली कहानी तो कुछ और ही थी। तलवार की वफादारी न जर्मनी से थी न इटली से। वो दिल से कम्युनिस्ट थे और भारत की आज़ादी चाहते थे, फाशीवाद और नाजीवाद के सख्त खिलाफ। और जून 1941 में जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया, हाँ, तो तलवार के लिए ये अपनी विचारधारा पर हमला था। उन्होंने फौरन काबुल में सोवियत एम्बेसी से सीक्रेट कांटेक्ट किया। एनकेवीडी, जो बाद में केजीबी बनी, उन्हें अपनी सेवाएं दी, बताया कि वो जर्मनों के लिए काम कर रहे हैं और सारी जानकारी उन्हें दे सकते हैं। तो वो डबल एजेंट से ट्रिपल एजेंट बन गए, जर्मनी, इटली और सोवियत संघ। सोचिए जरा, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। और क्या हुआ? जब जंग के हालात बदले, ब्रिटेन और सोवियत संघ एक साथ आए जर्मनी के खिलाफ, तो उनमें खुफिया जानकारी शेयर करने का समझौता हुआ, और उसी के तहत सोवियत ने तलवार को अंग्रेजों के साथ शेयर किया। उन्हें ब्रिटिश स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव (SOE) के हवाले कर दिया। SOE? और कहते हैं वो अकेले ऐसे एजेंट थे जिन्हें सोवियत ने ब्रिटेन से शेयर किया था। हाँ, यही कहा जाता है। और उनके ब्रिटिश कंट्रोल ऑफिसर कौन थे पता है? कौन? मेजर पीटर फ्लेमिंग, इयान फ्लेमिंग के बड़े भाई, जिन्होंने जेम्स बॉन्ड बनाया। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। और पीटर फ्लेमिंग ने ही उन्हें कोड नेम दिया सिल्वर। बिल्कुल, वही सिल्वर। तो अब सिल्वर 4 देशों के लिए काम कर रहे थे, जर्मनी, इटली, सोवियत संघ, ब्रिटेन। ये चल कैसे रहा था सब? ये उनकी होशियारी थी। वो काबुल और बॉर्डर एरिया से ऑपरेट करते थे। जर्मन और इटालियन समझते थे कि वो उनके लिए अंग्रेजों और रूसियों की जासूसी कर रहे हैं, और सोवियत और अंग्रेज जानते थे कि वो असल में जर्मनों और इटालियनों को बेवकूफ बना रहे हैं। और वो दिल्ली में वाइसरॉय हाउस के पास से, जो आज राष्ट्रपति भवन है, वहां के बगीचे से जर्मनों को मैसेज भेजते थे। हाँ, उसी जर्मन ट्रांसमीटर से रोजाना रिपोर्ट भेजते थे, मनगढ़ंत, लेकिन ऐसी कि जर्मनों को यकीन हो जाए। ब्रिटिश और सोवियत अफसर मिलकर वो रिपोर्ट तैयार करवाते थे। झूठी फौजी तैनाती, अफवाहें, कबीलों के बारे में गलत जानकारी, ताकि जर्मन कंफ्यूज रहें। हाँ, और उन्होंने सिर्फ झूठी खबरें ही नहीं भेजी। वजीरिस्तान में जर्मन एक बड़ा कबीला विद्रोह भड़काने की कोशिश कर रहे थे। सिल्वर ने उस पूरे प्लान को फेल कर दिया। कमाल है। और फिर 5वां देश भी आ गया, जापान। जी, जब जर्मनी, इटली, जापान की धुरी मजबूत हुई, तो सिल्वर ने काबुल में जापानी मिलिट्री अटैचे से भी कांटेक्ट बना लिया, और उन्हें भी वही गुमराह करने वाली जानकारी देने लगे। तो एक ही वक्त में 5 देश, ब्रिटेन, सोवियत संघ, जर्मनी, इटली, जापान, इतिहास के अकेले ज्ञात क्विंटुपल एजेंट। अविश्वसनीय है ना? बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल वही, उनकी असली वफादारी, निष्ठा कहाँ थी? और यहीं पर कुछ विवाद भी हैं। हाँ, ये अहम सवाल है। तलवार ने हमेशा कहा कि उनकी वफादारी सिर्फ भारत की आज़ादी और कम्युनिस्ट विचारधारा के लिए थी। उनका मकसद भाषीवादी ताकतों को हराना था, और जो पैसा उन्हें मिला उसका बड़ा हिस्सा उन्होंने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) को दिया। लेकिन कुछ लोग, जैसे कुछ वेबसाइट्स पे जिक्र आता है, वो कहते हैं कि तलवार ने सिर्फ नाजियों को ही नहीं, नेताजी को भी धोखा दिया। हाँ, ये आरोप लगता है। तर्क ये है कि जो झूठी जानकारी तलवार जर्मनी भेज रहे थे, बर्लिन में बैठे नेताजी भी शायद उस पर यकीन कर रहे हों, और अगर ऐसा था तो इससे नेताजी के आज़ाद हिंद फौज जैसे प्रयासों को नुकसान पहुंच सकता था। मतलब उन्होंने अपनी विचारधारा के लिए नेताजी के मिशन को खतरे में डाला। आलोचक यही कहते हैं। तलवार ने बाद में इसका खंडन किया। उनका कहना था कि फांसीवाद को हराना पहली प्राथमिकता थी और उसके लिए हर तरीका अपनाना जरूरी था। तो ये काफी पेचीदा मामला है, देशभक्त या कुछ और? हाँ, उनकी भूमिका बहुत जटिल है, किसी एक परिभाषा में बांधना मुश्किल है। अच्छा, जब 1945 में युद्ध खत्म हुआ तो सिल्वर का क्या हुआ?
जासूसी का काम तो खत्म हो गया होगा। हाँ, काम खत्म तो सिल्वर गायब। जर्मनों और अंग्रेजों से मिला पैसा उनके पास था। कहते हैं वो फिर कुछ वक्त के लिए वजीरिस्तान के उन्हीं कबीलाई इलाकों में चले गए। लेकिन फिर बंटवारा हो गया। हाँ, उनका घर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान में चला गया। वो हिंदू थे तो वहां रहना मुश्किल था। बंटवारे के बाद वो भारत आ गए, उत्तर प्रदेश में कहीं बस गए और फिर सालों तक बिल्कुल गुमनाम। किसी को पता नहीं था कि ये आदमी कौन है, क्या करके आया है। बिल्कुल एकदम गुमनामी का जीवन। लेकिन फिर अचानक दशकों बाद वो सामने आए। हाँ, 1976 में कलकत्ता में नेताजी पर एक इंटरनेशनल सेमिनार था और वहां भगत राम तलवार पहुंच गए। उन्होंने एक पेपर पढ़ा, माय डेज विद नेताजी। नेताजी के साथ उस भागने वाले सफर का पूरा ब्यौरा दिया। बाद में एक किताब भी लिखी, द तलवार्स ऑफ पठान लैंड एंड सुभाष चंद्रास ग्रेट एस्केप। और फिर 1983 में उनका निधन हो गया, करीब 75 साल की उम्र में। पर उनकी जासूसी वाली कहानी तो दबी ही रही काफी वक्त तक। हाँ, काफी हद तक। इसका श्रेय मिहिर बोस को जाता है। उनकी किताबों, खासकर सिल्वर, द स्पाई हु फूल्ड द नाजीज ने दुनिया को उनकी कहानी बताई। और अब तो अनुज मिश्र की हिंदी किताब भगत राम तलवार, विस्मृत देशभक्त जासूस की गौरव गाथा भी आ गई है। फिर भी ये बात उठती है कि भारत में उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके वो शायद हकदार थे, नेताजी के साथी के तौर पर या फिर उस हैरत अंगेज जासूस के तौर पर। हाँ, ये एक बहस का मुद्दा है। उनकी कहानी है ही इतनी जटिल। वीरता भी है, धोखा भी है, विचारधारा भी है, देशभक्ति भी। तो भगत राम तलवार उर्फ सिल्वर एक ऐसी कहानी जहां सच वाकई कल्पना से ज्यादा अजीब है। द्वितीय विश्व युद्ध का अकेला ज्ञात क्विंटुपल जासूस। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाई, द्वितीय विश्व युद्ध की जासूसी या भारत के स्वतंत्रता संग्राम को हम जिस तरह समझते हैं, क्या ये कहानी उसे थोड़ा बदलती है? निष्ठा, देशभक्ति, इनकी परिभाषाएं कितनी बदल सकती हैं हालात के हिसाब से? बिल्कुल। और इतिहास सिर्फ बड़े नामों और बड़ी घटनाओं का ही तो नहीं होता। कभी कभी पर्दे के पीछे के ये किरदार, चाहे वो नायक हों या विवादास्पद, अनजाने में ही इतिहास का रुख मोड़ देते हैं। सिल्वर की कहानी शायद इसी बात की याद दिलाती है। सही कहा। अगर किसी को इस बारे में और जानने में दिलचस्पी हो तो मिहिर बोस, अनुज मिश्र और खुद भगत राम तलवार की किताबें मौजूद हैं। उनसे शायद और भी पढ़ते खुले इस कहानी की।